किस देश की सभ्यता सबसे पुरानी है? चीन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और भारत। मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हो गई, वहां के जो लोग थे वो खत्म हो गए। मेसोपोटामिया आज इराक का हिस्सा है। इजिप्ट की जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई, वहां के जो लोग थे खत्म हो गए। 640 के आसपास वहां पर इस्लाम पहुंचा और आज वो एक इस्लामिक कंट्री है। चाइना की बात करें तो 1949 में चाइना में कम्युनिज्म आया, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया और हालांकि फिर भी वहां का जो कल्चर था वो जिंदा रहा। अब बचा भारत, तो शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश जिसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का पालना भी कहा जाता है और जिसके जो मूल निवासी थे यहाँ के वो कभी खत्म नहीं हुए, वो इसी धरती पर रहे। आज उनके वंशज इस धरती पर रह रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता शायद इकलौती दुनिया में जो दुनिया के साथ आगे बढ़ी, कल्चर के साथ मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाया, लेकिन उसका रिश्ता जो था अपनी संस्कृति से वो टूटा नहीं। ये सब है तो सच, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होता है और यही कारण है कि आज अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते हम खुद अपने कल्चर को खत्म करने पे तुले हुए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अगले कुछ दशकों में हमारा कल्चर पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा या शायद खत्म हो जाएगा। और किसके हाथों? खुद हमारे हाथों। कैसे? ये सोचने वाली बात है। तो जय हिंद दोस्तों, और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपनी संस्कृति और उसके पतन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे शादियों के बारे में। कुछ पहलुओं पे हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शादियों के बारे में। आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपनी शादी की वीडियोस या फोटोज डालते हैं। हिंदू धर्म में वैदिक रीति से शादी होती है और आजकल हमने बहुत सारे ऐसे हिंदू कपल्स को देखा है जो शादी से पहले यानी मंडप में बैठने से पहले शराब पी रहे होते हैं। अब इसमें कोई जज करने वाली बात नहीं है कि सही है या गलत है, बट क्योंकि वो वैदिक रीति से शादी कर रहे हैं तो वेद शराब पीने को लेकर क्या कहते हैं इस पे हम गौर करेंगे। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 5वें सूक्त के 6ठे श्लोक में ये लिखा है कि व्यक्ति पाप करता है अगर वो इन 7 में से कोई भी एक कार्य करता है: चोरी, व्यभिचार, एक महान व्यक्ति की हत्या, ईर्ष्या, बेईमानी, दुराचार और शराब का सेवन। ऋग्वेद के ही 8वें मंडल के दूसरे सूक्त के 12वें श्लोक में लिखा है कि जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं वो बुद्धि खो देते हैं, गलत बातें करते हैं, नग्न हो जाते हैं और आपस में झगड़ते हैं। ऐसे में शादी जैसे ओकेजन पे जब दूल्हा और दुल्हन का एकाग्रचित्त होना जरूरी होता है, उनका मन शांत होना जरूरी है, उनमें एक ईज ऑफ माइंड होना जरूरी है, ऐसे में अगर वो इस तरह के पदार्थ का सेवन करते हैं तो ये कितना सही है या कितना गलत है, इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एक और श्लोक देख लेते हैं जिसमें लिखा है कि कमजोर मन के लोग शराब की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन हे अहिंसक मन, तुम अपने मन को दुनिया की ओर उसी तरह केंद्रित करो जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। ये लिखा है अथर्ववेद के 6ठे मंडल के 70वें सूक्त के पहले श्लोक में। अब जब एक तरफ वेदों को मानकर, वेदों के मंत्र का उच्चार करके वैदिक रीति से शादी हो रही है और दूसरी ओर दूल्हा दुल्हन वेदों में लिखी ही बातों का उल्लंघन करके मंडप में बैठ रहे हैं, तो वो शादी वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी करेक्ट है टेक्निकली, लॉजिकली, और ऐसी शादी का मतलब फिर क्या है, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि ये सही है या गलत, क्योंकि मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि संस्कृति में करप्शन कैसे आ रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि हम लोग पागल हो रहे हैं, इंटरनेट हमें पागल कर रहा है। जो लोग शायद खुद भी ड्रिंक करना प्रेफर ना करते हो, वो भी आजकल मैंने देखा है कि ऐसा करते हैं सोशल मीडिया के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाना है कि हम भी वो सब करेंगे जो बॉलीवुड कपल्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी स्टेटस लगाना है और लोगों को दिखाना है कि हम भी मॉडर्न हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं वो इस मॉडर्न सोशल सर्कल से अपने बाहर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वो समाज में कहीं पीछे ना छूट जाए आगे बढ़ते समाज से। तो ये जो फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन है ना, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग अब ये करने लगे हैं, भले ही इससे संस्कृति पे कोई कुप्रभाव ही क्यों ना पड़ जाए, संस्कृति करप्ट ही क्यों ना हो जाए। और ये डर फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन वाला बस हमारी संस्कृति में ही है। क्रिश्चियंस ड्रिंक करते हैं क्योंकि उनमें वो कस्टम है, वो उनका कल्चर है और वो अपने कल्चर से बाहर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल चीज है, अच्छी चीज है।
मुस्लिम्स में शराब हराम है और मैंने आज तक किसी भी मुस्लिम कपल को शादी में, अपनी शादी में शराब पीते हुए नहीं देखा है, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा डर लग जाता है कि कहीं हमें कोई गवार ना कह दे, तो हम इसीलिए इस तरह की चीजें करते रहते हैं। दिक्कत कहाँ है पता है? दिक्कत ये है कि हम जब अपने रिलीजन या कस्टम या संस्कृति की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो हम किताबों से नहीं सीखते कुछ भी, हम टीवी से सीखते हैं, बॉलीवुड से सीखते हैं। और अगर 4 वेद और 18 पुराण होने के बाद भी हमें इनसे सीखना पड़ रहा है कि हमें अपनी संस्कृति के साथ कैसे रहना है, हमारा इतिहास क्या है, हमारा कल्चर क्या है, तो लानत है उस एजुकेशन सिस्टम पे जो हमें ये नहीं बता पाया किताब में लिखे होने के बावजूद कि हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन माने जाते हैं, यानी सभ्यता का पालना हमें माना जाता है। हम मोहनजोदारो और हम सिनौली वाले लोग हैं। अगला चलन जिसकी बात मैं करना चाहूंगा वो ये है कि मैंने देखा है कि हमारे समाज की कुछ लड़कियां, कुछ बहनें मेरी आजकल वेडिंग फोटोशूट में आधे कपड़े तो दुल्हन के पहन लेती हैं, लेकिन आधे वो शॉर्ट्स पहन के वीडियो बनाती हैं, वीडियो या फोटोशूट करवाती हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि किसी को हक नहीं है कि कोई किसी से ये कहे कि वो इस तरह के कपड़े पहने या उस तरह के कपड़े पहने, एक निजी मामला है। कहने को तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है कि तुम कौन होते हो इस बारे में बोलने वाले, लेकिन जब आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे या इंटरनेट पे इस तरह की फोटोज डाल देते हैं तो फिर क्या सेंसिटिव क्या इनसेंसिटिव, फिर 4 लोग तारीफ करेंगे तो 4 लोग बुराई भी करेंगे। प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, लेकिन ये कह देना कि ये मेरा निजी मामला है, ये कहां तक सही है हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि ये कुछ उसी तरह है कि एक आदमी सड़क पर बिना कपड़ों के चला जाए और ये कह दे कि वो मेरा निजी मामला है। ये उसका निजी मामला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो सड़क पे जाएगा तो 4 औरतें जो सड़क पे हैं उन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, वो असुरक्षित महसूस करेंगी, उस पे ऑब्सिनिटी का यानी अश्लीलता का केस लगेगा और उसे अंदर कर दिया जाएगा। यानी हर वो चीज निजी मामला नहीं होती जिससे किसी और को भी कोई प्रभाव पड़ रहा हो, जिससे किसी और को कोई दिक्कत हो रही हो। और यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं ये भी बता दूं कि कपड़ों से अगेन किसी को हक नहीं है कि कोई किसी से कहे कि ये पहनो या वो पहनो, कोई साड़ी पहने या कोई बिकिनी पहने। लेकिन आप खुद सोचिए, जब एक माँ बाप बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल जाते हैं या पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो क्या वो ड्रिंक करके और शॉर्ट्स पहन के जा सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें भी पता है कि सिविक सेंस नाम की एक चीज होती है कि जब आप समाज में रहते हैं तो आप कुछ नॉर्म्स फॉलो करते हैं। वो इस तरह चले जाएंगे, बच्चे का एडमिशन कभी स्कूल में नहीं होगा, हो जाए तो मुझे बताइए। उसी तरह से आप कुछ भी पहने वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिस तरह से किसी को हक नहीं है कि कोई किसी से कहे कि आप ये कपड़े पहने या वो कपड़े पहने, उसी तरह से किसी को भी ये हक भी नहीं है कि वो हमारी संस्कृति के साथ इस तरह की चीज करे। बात होती है उस ओकेजन की कि आप कब क्या पहन रहे हैं। आप गोवा जा रहे हैं, आप कुछ भी पहनिए, आप कहीं भी जा रहे हैं आप कुछ भी पहनिए, लेकिन जब उस पर्टिकुलर एक दिन की बात होती है, जैसे पेरेंट्स मीटिंग का दिन होता है जहां पे आप कुछ भी नहीं पहन सकते, उसी तरह जब आप कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, या तो आप वैदिक रीति से शादी ही ना कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं वैदिक रीति से शादी कर रही हूं या कर रहा हूं और उसके बाद आप फिर उस तरह के कपड़ों के साथ प्रयोग करने लगते हैं, तो ये आपका निजी मामला नहीं हो सकता है। और एक मेन बात, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता हो या ना पता हो, पर जब हिंदू धर्म में दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं तो दूल्हे को हमेशा भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और दुल्हन को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब भी दुल्हन तैयार होती है तो उसका लुक काफी ज्यादा रिजेंबल करता है माँ लक्ष्मी से। हम बहू को या दुल्हन को गृह लक्ष्मी भी कहते हैं, ये भी हमें पता है। हम काली माँ और सरस्वती माँ की भी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी दुल्हन को काले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनाए जाते वैदिक रीति में। मैं वैदिक रीति की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसे लक्ष्मी माना जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस एंटिटी को जिसे लक्ष्मी माना जा रहा है, अगर वो इस तरह के कपड़े पहने तो ये कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही है कितना गलत। अगेन मैं बोलूंगा, इट्स नॉट अबाउट आदमी या औरत। यहाँ आदमी या औरत या उसके कपड़ों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि इससे आप कल्चर को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हो
और इस तरह की फोटो, सबसे बड़ी बात मैंने देखा है मीडिया में, मैगजीन्स वगैरह, इस तरह की दुल्हन जब फोटो शूट कराती हैं तो लिख देते हैं, देखिए ये दुल्हन को देखिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है, ये मॉडर्न वुमन है, ये तो बहुत ही कूल है। इस हिसाब से दीपक कलाल और राखी सावंत बिना कपड़ों के शादी करने वाले थे, उनसे कूल तो फिर कोई नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी सिविलियन होने के नाते क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारी फेमिनिस्ट, बहुत सारी लड़कियां मुझे इस बारे में गाली भी दे सकती हैं कि तुमको क्या हक है इस तरह की चीजें करने का, बट अगेन बात वही आ जाती है कि अगर मुझे हक नहीं है, मुझे जाहिर है हक नहीं है, लेकिन उन्हें भी हक नहीं है किसी पूजा पद्धति को इस तरह से करप्ट करने का या उसका मजाक उड़ाने का। अगर बात करें फेमिनिस्ट की, तो आमतौर पे हमारे देश में फेमिनिस्ट इसी तरह की बातें करती हैं। बहुत सारे दूसरे इशू हैं। आज तक मैंने किसी भी फेमिनिस्ट को जेंडर पे गैप के बारे में बात करते हुए नहीं देखा, या फीमेल मॉर्टेलिटी के बारे में बात करते नहीं देखा, या इक्वल वेजेस के बारे में बात करते नहीं देखा, या फिर इक्वल वेजेस फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू भी होता है, उसके लिए भी मैंने आज तक बात करते हुए नहीं देखा। ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जेंडर पे गैप इतना है कि औसतन एक औरत की आय, काम करने वाली महिला की आय, एक काम करने वाले पुरुष की आय के मुकाबले केवल 21% है। लेकिन हमारे देश की जो फेमिनिस्ट हैं, मैंने आज तक मेरे स्कूल कॉलेज से लेकर ऑफिस से लेकर घर परिवार खानदान में किसी भी महिला को आज तक मैंने इन चीजों के बारे में आवाज उठाते हुए नहीं देखा कि जेंडर पे गैप क्यों है, इक्वल वेजेस फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका फेमिनिज्म शुरू होता है कपड़ों से, खत्म हो जाता है इस बात पे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कितनी बजे पार्टी करके वापस आएंगे। दिस इज नॉट फेमिनिज्म। खैर, हम सांस्कृतिक पतन की बात कर रहे हैं शादियों के थ्रू आज जो होता है। हमने बात की कपड़ों की, हमने बात की शराब के सेवन की। इसके अलावा कुछ बाबा और धन के ठेकेदार खुद को समझने वाले लोग भी हमारे देश में सांस्कृतिक पतन का कारण बने हुए हैं। एक बाबा को आपने देखा होगा अपने प्रवचन में अली मौला कर रहे थे। एक साध्वी हैं, उन्होंने ये कहा कि जब अजान हो रही हो तो हमें भागवत कथा को बंद कर देना चाहिए। शायद ये वही साध्वी हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि मोर मोरनी को बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो मोर मोरनी संभोग नहीं करते, मोरनी मोर के आंसू पी लेती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। आप खुद सोचिए अब कि कोई 10 साल का, 15 साल का, 16 साल का बच्चा जो कॉन्वेंट जाता हो, बायोलॉजी पढ़ता हो, उसको जब इस तरह की बात सुनने में आएगी कि मोरनी इस तरह प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो क्या खाक हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहेगा? उसे तो यही लगेगा कि हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी यही सब लिखा होगा। उसे अमेरिका का कल्चर ज्यादा अच्छा लगेगा। उसे अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति के मुकाबले अमेरिका की 500 साल पुरानी संस्कृति ज्यादा अच्छी लगेगी, जिसमें जो आज के अमेरिकन हैं, उनके जो पूर्वज थे वो आज से 500-550 साल पहले वहां पर जाकर सेटल हुए। जो यूरोपियन सेटलर्स थे वो आज से 5-5.5 साल पहले वहां जाकर सेटल हुए, और वो कल्चर केवल इतना पुराना आज के बच्चे को अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने कल्चर की जब वो बात करेगा तो उसे इस तरह की चीजें सुनने को मिलेंगी। और तो और एक हीरोइन है बॉलीवुड की जो खुद को हिंदू नेशनलिस्ट कहती हैं, हिंदू शेरनी कहते हैं कुछ लोगों ने, पता नहीं क्यों। वो अभी महाशिवरात्रि पे एक सो कॉल्ड बाबा के साथ अली मौला पे डांस कर रही थी। प्रॉब्लम अली मौला में नहीं है, प्रॉब्लम दूसरे धर्म की किसी पद्धति में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि शिवरात्रि पर महादेव की प्रतिमा के आगे, उनके विग्रह के आगे आप अली मौला पे क्यों डांस कर रहे हैं? या तो आपको न्यूज में आना है, कंट्रोवर्सी में आना है। हमारे संस्कृति को करप्ट करने का लाइसेंस आपको दिया किसने है? हक अधिकार की बात तो अलग है, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी के रिलीजन को, किसी की संस्कृति को इस तरह से करप्ट करें? प्रॉब्लम हमारे अंदर है, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें ठेकेदार बना रखा है। हम अपने पतन का, अपनी सांस्कृतिक पतन का स्वयं कारण है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगले 30-40 साल में क्या हमारा संस्कृति बचेगी? ये जो लोग हैं ये पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं। धर्म तो छोड़िए, धर्म को तो करते ही करते हैं। जो संस्कृति, जो इंडियन हेरिटेज है, इंडियन कल्चर है,
उसको, सिविलाइजेशन को ऐसे लोग बदनाम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है, ना इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ठीक से की होगी, ना इन्होंने कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी होगी। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर पढ़ाई होती तो इस तरह की बातें और इस तरह के काम नहीं करते ये लोग। और गलती हमारी भी है इनसे भी ज्यादा, क्योंकि हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं। चाहे वो कोई भी किसी भी ओकेजन पे हमारी किसी भी रस्म को, किसी भी सेरेमनी का मजाक उड़ाना हो, चाहे उस पे एड्स बन जाते हैं कि कन्यादान पे ये, कन्यादान पे वो, और दूसरे धर्म की बात हो तो फिर खैर अलग बात हो जाती है। तो खैर आज मुझे इसी बारे में बात करनी थी। अगर कोई बात बुरी लगी हो, खासकर मेरी किसी बहन को, तो मैं उससे क्षमा चाहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप किस तरह की चीज़ें और डिस्कस करना चाहते हैं हमारी संस्कृति से रिलेटेड, जो आपको भी परेशान करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।